तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों जियोग्राफी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है हमारा, जिसको आप सैंपल पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने बच्चों आपका 3 सैंपल पेपर ऑलरेडी करवा दिया है, चैनल पे अवेलेबल है उनकी वीडियोस, आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, उसका जो सीरीज चला रहे थे। तो ये 4th हमारा जो है सो कि प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर जो कह लीजिए जियोग्राफी का वो होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों आपके लिए? क्योंकि आपको पता ही होगा 18 मई, ठीक है, 18 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है जियोग्राफी सब्जेक्ट का, हिंदी में बोले तो भूगोल सब्जेक्ट का। तो अगर आप ये जो हम पेपर्स करवा रहे हैं भूगोल का वो देख के जाते हैं तो 18 मई को जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके डिट्टो जियो के पेपर में उठ करके आ जाए। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में इसको भूगोल सैद्धांतिक बोलते हैं, यानी कि जियोग्राफी आपका थ्योरी। ठीक है, इसका कोड है 029। ये जो पेपर होगा आपका जियो का, ये 2 घंटे का होगा, और ये पेपर जियोग्राफी का जो होगा आपका वो 35 नंबर का होगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो कुछ इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपका बोर्ड का पेपर आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीरीज लिखी हुई दिखेगी, इस तरह से आपका सीरीज लिखा हुआ होगा। सेट 4 है आपका, ये सेट 1 से लेके सेट 4 तक आता है, तो उनमें से आपको कोई सा भी सेट पेपर का मिल सकता है। उसी के बाद अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर अंदर आपको इस तरह से कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा और कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। नीचे चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस पेपर के अंदर 10 छपे हुए पेज है, यानी कि मुद्रित पृष्ठ है। प्रिंटेड पेजेस 10 है हमारे, और एक आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, यानी कि मैप देखने को मिलेगा। और भी कुछ कुछ बातें बता रखी है, साथ में बता रखा है कि जियोग्राफी का जो पेपर होगा आपका, इसके अंदर टोटल आपसे 10 क्वेश्चन 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर चले तो सामान्य निर्देश आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सामान्य निर्देश रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ, बाइलिंगुअल बताऊंगा, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बताऊंगा एक तरह से। ठीक है, ये जो आपका पेपर होगा जियोग्राफी का, ये 5 सेक्शंस के अंदर, इन 5 खंडों में डिवाइड होगा, बटा हुआ होगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक ये जो आएगा हमारा आपका सेक्शन ए के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आपसे सेक्शन ए के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन ए के अंदर। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 करने हैं, एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, 2-2 नंबर वाले होंगे इसके अंदर बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन बी जो आता है हमारा, इसके अंदर आपका एक ही क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन, जो कि सोर्स बेस्ड होगा, स्रोत आधारित होगा। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो 5वां और छठा क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो इसके अंदर 7वां और 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको आप कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय, सॉरी। ठीक है, उसके बाद है अगला सेक्शन ई के अंदर केवल 10वां क्वेश्चन होगा, जो कि मैप वाला होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन ए आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सेक्शन ए जिसको आप खंड ए भी बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 4 में से टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, एक कारक आपको बताना है। ठीक है, तो एक कारण बताना है आपको कि जो द्वितीय क्रिया होता है इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन होता है ना, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत विनिर्मित या कह लीजिए विनिर्माण द्वारा कच्चे माल का जो है रूप बदलकर उसे उपयोगी उत्पाद के परिवर्तित मतलब उपयोगी जो उत्पाद होता है ना उसके रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वह कच्चा माल एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना था, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो गेहूं हमने उगाया, ठीक है, अब गेहूं क्या है, एक कच्चा माल है।
ठीक है। अब गेहूं से, उसी गेहूं से अगर हम लोग क्या बनते हैं, मान लीजिए बिस्किट बना लिया, गेहूं से बिस्किट बना लिया तो ये एक मूल्यवान वस्तु है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ गया। और प्राकृतिक चीज जो हमें मिली यहाँ पर, वैसे तो ये मानव इसको उगाता है धरती से, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने इसको मूल्यवान वस्तु बना लिया। और भी कई एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमें पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल नहीं बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम बोल रहा हूँ, ठीक है। पेट्रोलियम मिलता है खनिज के रूप में। अब इससे हम लोग कई प्रकार के तेल बनाते हैं, यानी कि मिट्टी का तेल बनता है हमारा, ठीक है, पेट्रोल बनता है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई प्रकार के तेल बनते हैं हमारे। ये सारा सारा पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। तो ये मूल्यवान वस्तु है और ये प्राकृतिक चीज है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग प्राकृतिक चीज को एक मूल्यवान चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, ठीक है, कि आवधिक बाजार क्या होता है, या इसको आप वीकली बाजार टाइप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं, वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर, यानी कि अलग अलग टाइम पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहने वाले आदमी हैं या बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर बाजार जो है सो कि चौबीसों घंटों मिल जाएगा। एक तरह से आप बाजार जाइए, सामान खरीद के ले आइए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहां पर जो बाजार होता है ना, ये 24/7 आपका देखने को नहीं मिलेगा। इसमें या तो वो बाजार आपको देखने को मिलेंगे साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार बाजार लगता है, या पाक्षिक वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाजार आपको देखने को मिलेगा। एक टाइम पे आपको बाजार मिलेगा कि हाँ आज शनिवार है या रविवार है, मान लीजिए रविवार को बाजार लग रहा है, तो आज जाइए और जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं उनको खरीद करके घर ले आइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आवधिक बाजार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक आपको अथवा देखने को मिल जाता है, चॉइस देखने को मिल जाती है कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है ऊपर वाला, तो आप जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को जो अथवा में आपका दे रखा है बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रखा है आपसे, कि ज्ञान आधारित बाह्य स्रोत या केपीओ क्या होता है। तो देखिए ये होता है, यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है, जिसमें विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान और विकास कार्य क्रियाएं, ठीक है। यानी कि ये बाहर की चीजें होती हैं एक तरह से, जिसमें कि ज्यादा हाई क्वालिटी की चीजें लगती हैं, या कह सकते हैं हाईली स्किल्ड लेबर लगता है, जैसे कि कुशल कर्मी उसमें संलग्न होते हैं। ई लर्निंग हो गया, आप कह सकते हैं अनुसंधान हो गया, या विकास क्रियाएं हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा में कैसे बेहतर है, आपको स्पष्ट करना है। तो जो सड़क सड़क परिवहन है, मतलब सड़क पे हम लोग जो अपनी कार, बाइक, साइकिल, स्कूटर जो भी चलाते हैं, तो ये जो रेल चलता है ना पटरी पे, उससे बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, ये आपको बताना है। तो देखिए, सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही पहुंचा या ला सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो सड़क परिवहन है, उससे क्या हो सकता है कि आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपकी घर घर तक आज के टाइम पे सड़क बिछी हुई है, ठीक है, सड़क है। लेकिन रेल लाइन तो घर घर तक नहीं है, वो तो आपको रेलवे स्टेशन पे ही छोड़ेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसके मुकाबले सड़क परिवहन आपका अच्छा है। उसके बाद आगे चले तो अगला आप लिख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण पहाड़ी व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है, जबकि जो रेल मार्ग है उनका निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो सड़क है वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बन सकता है। आपका पहाड़ी जगह जैसे कि आपका मान लीजिए उत्तराखंड जैसी जगह है, आपका कश्मीर, लद्दाख जैसी जगह है, यहाँ पर भी सड़क बनाई जा सकती है। लेकिन रेल मार्ग यानी कि रेल की पटरियां बिछाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका सड़क परिवहन अच्छा माना जाता है। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं बच्चों, छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग का ही प्रयोग किया जाना चाहते मतलब किया जाता है या किया जाना चाहिए, ठीक है।
तो जो छोटी दूरी है, मान लीजिए आपको अपने घर से आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल जाने के लिए आप ट्रेन थोड़ी ना पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है, या तो आप पैदल जाएंगे, और पैदल नहीं जाएंगे तो कोई साधन इस्तेमाल करेंगे, या तो आप साइकिल से जाएंगे, या तो आप बाइक से जाएंगे, आपके पापा मम्मी या जो भी आपको छोड़े, आपके भाई वगैरह, तो बाइक से ले जाएगा। तो बाइक किस पे चलेगी, सड़क पे चलेगी, तो यहाँ पर हमारा सड़क परिवहन अच्छा हो जाता है बच्चों। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला अब हम लोग सेक्शन बी के अंदर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन बी या खंड बी जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, इसके अंदर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे। एक स्रोत या एक पैराग्राफ कह सकते हैं वो दे देगा, उसको पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ बताया गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि जो स्रोत है उसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 नंबर का आपका ये स्रोत आएगा, ठीक है। तो ये जो स्रोत है किसके ऊपर है, ये चतुर्थ सेक्टर, यानी कि जो हमारा फोर्थ सेक्टर होता है, चतुर्थ सेक्टर, उसके ऊपर है। तो ध्यान से यहाँ पर ये स्रोत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए 4.4 में पूछ रहा है कि चतुर्थ सेक्टर क्या होता है। तो उत्तर है आपका यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। ये हमारा चतुर्थ सेक्टर कहलाता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इतना ही आपको लिखना है। आगे है 4.5 में कि विश्वविद्यालय उपाध्याय किस सेक्टर से संबंधित हो। ये चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगला है कि क्या चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत परामर्शदाता आते हैं। ये परामर्शदाता वो जो आपको कह सकते हैं आपका परामर्श देते हैं, वो शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है, एक तरह से सलाहकार जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल आता है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला हमारा सेक्शन जो आता है वो सेक्शन सी आता है, जिसको आप खंड सी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लघु उत्तर आधारित प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 नंबर का आपका ये सेक्शन होगा और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए समझिए इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वां क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन से भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें या क्या खनिज प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से वो खनिज है और भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना है कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में जो चीजें महत्वपूर्ण है, जो खनिज महत्वपूर्ण है, वो है आपका यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, और यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं और राजस्थान के उदयपुर में, अलवर में, झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में, मध्य प्रदेश के दुर्ग तथा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में यूरेनियम पाया जाता है और थेरियम भी, ठीक है, थोरियम भी। उसके बाद थोरियम अलग पाया जाता है। थोरियम केरल के तटीय क्षेत्रों की बालू में मोनाजाइट और इमेनाइट से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट निक्षेप केरल के पालक्कड तथा कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा महानंदी के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है कि खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में क्या अंतर होता है। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप, खंडीय नियोजन क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उन्हें लागू करना, ये खंडीय नियोजन के अंतर्गत आ जाता है आपका। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें प्रादेशिक नियोजन, तो ये क्या होता है, देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता इसके अंतर्गत, और इसीलिए विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के लिए योजनाकारों ने जो है सो कि प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार नियोजन जो है सो कि किया है, इसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। यानी कि हर प्रदेश का अपना नियोजन होता है, हर प्रदेश के लिए अलग अलग योजना बनाएंगे तो प्रादेशिक नियोजन में आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें खंडीय नियोजन में, तो खंडीय नियोजन में अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी को बनाने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कृषि का सेक्टर, सिंचाई का, ठीक है, विनिर्माण का, ऊर्जा का सेक्टर, तो
अवसंरचना ये सब होते हैं ना, तो इन सेवाओं के लिए जो विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, कैसे इनका डेवलपमेंट हो सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को और बूम मिल सके, तो ये खंडीय नियोजन में आएगा। और स्पेसिफिकली किसी प्रदेश के लिए अगर हम लोग कोई योजना बनाते हैं उसके विकास के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो ये हमारा प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला इसी के अंदर एक अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि पंचम क्रियाकलाप की कोई 3 विशेषताएं जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो समझिए पंचम क्रियाकलाप की कोई 3 विशेषता। ये जो होते हैं ना उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप होते हैं जिनमें निर्णय लेने वाले लोग आते हैं तथा नीतियां बनाने वाले व्यक्ति जो है शामिल होते हैं। ये जो क्रियाकलाप होता है पंचम क्रियाकलाप, ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और कोई नीतियां बनाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं, नीति बनाते हैं, तो ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बताया गया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, वित्त एवं विधि परामर्शदाता आदि शामिल है जो कि हमें सलाह वगैरह देते हैं। तो ये सारा आप पंचम क्रियाकलाप की विशेषताओं को इस तरह से बता सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको आप हिंदी में खंड डी भी कहते हैं। इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, टोटल 15 नंबर का ये सेक्शन है हमारा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके, तो समझिए अब ध्यान से। इसमें 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन कि विनिर्माण की परिभाषा बताओ। उसके बाद बोला है कि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का 3 वर्गों में वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक वर्ग की एक एक आपको विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो विनिर्माण क्या होता है ना, उत्पादन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कच्चे माल को उच्च मूल्य के रूप में तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिलती है, माल मिलता है, उसको हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्राइस वाला चीज बना देते हैं। प्राकृतिक रूप से तो चीजें सस्ती मिलेंगी, लेकिन जब हम लोग उसको विनिर्माण कर देते हैं तो महंगी हो जाती है। जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम के बारे में बताया कि धरती से कच्चा तेल तो हमें यूं ही मिल जाता है, लेकिन जब हम उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और सारी जो चीजें बनाते हैं तो वो महंगी बिकती है। तो ये हमारा विनिर्माण के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आगे चले तो आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का अगर हम वर्गीकरण करें तो एक तो होता है कुटीर उद्योग, फिर आता है छोटे पैमाने के उद्योग, फिर आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। ये सारे अलग अलग 5-5 नंबर में भी पूछ सकता है सेपरेटली, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें इनकी, तो कुटीर उद्योग जो होता है इसके अंदर परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और उपकरण और औजार साधारण होते हैं, ज्यादा इसमें मशीन वशीन नहीं लगता है कुटीर उद्योग के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें छोटे पैमाने के उद्योग, तो इसके अंदर क्या होता है कि उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। छोटे लेवल का होता है लेकिन इसमें मशीनें यूज होती हैं और मजदूर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कच्चा माल जो है स्थानीय बाजारों में न होने पर बाहर से भी मंगवा लेते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पे नहीं मिलता है तो बाहर से मंगवा लेते हैं। पूरी तरह से स्थानीय स्तर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं जैसे कुटीर उद्योग वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें बड़े पैमाने के उद्योग, तो बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, इनमें भी विभिन्न प्रकार का कच्चा माल बाहर से मंगवाया जाता है तथा आधुनिक भारी मशीनों का उपयोग होता है। बड़ा उद्योग है तो भारी मशीनें तो लगेंगी। ये शक्तिशाली कह सकते हैं या शक्ति चालित मशीनें होती हैं। शक्ति चालित लिखा है लेकिन ये शक्तिशाली होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, शक्तिशाली मशीनें होती हैं। उसके बाद अगला है कि इसमें आधुनिक विकसित तकनीक का प्रयोग करते हैं हम लोग, यानी कि जितनी नई नई टेक्नोलॉजी है वो इसमें इस्तेमाल होता है। पूंजी बहुत लगता है इसमें और बहुत बड़े पैमाने पे इसमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 8वें प्रश्न के अंदर। 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि मनुष्य द्वारा निर्मित उस महत्वपूर्ण नौ परिवहन नहर का नाम बताइए जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और इस नहर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। इसमें जब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो सीधी आप समझ जाइए कि ये किस नहर की बात कर रहा है, स्वेज नहर की बात कर रहा है। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि स्वेज नहर का विशेषता या खासियत बताइए, इसी तरह से घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है बच्चों,
तो इसका आंसर समझिए बच्चों आपको कैसे देना है। आंसर तो काफी आसान है, याद कर लेंगे तो हो जाएगा आपको। देखिए स्वेज नहर की विशेषताएं आपको लिखनी है, पता चल गया। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इस नहर का निर्माण जो हुआ था 1869 में मिस्र में हुआ था, ठीक है। ये नहर जो है ना भूमध्य सागर जो है उसको लाल सागर से जोड़ती है। ये नहर जो है लगभग 180 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है ये नहर। और इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तर मासा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में कम करती है। उत्तर मासा अंतरिक्ष मार्ग जो है उसकी तुलना में ये यूरोप और दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यानी बीच की जो दूरी है उसको कम करती है, ठीक है। और इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान जो है वो आवागमन करते हैं, यानी कि आते जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि नील नदी से नौगम्य ताजे पानी की नहर भी स्वेज नहर से मिलती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि संसार में उपग्रह संचार की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। उपग्रह संचार की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है बच्चों। देखिए आधुनिक तकनीक ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह संचार जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उपग्रह का प्रयोग, उपग्रह बोले तो सैटेलाइट इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। और उपग्रह से संचार काम लिया जाता है, मतलब उपग्रह से संचार का काम लिया जाता है। उपग्रह संचार से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं आज के टाइम पे। क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। देखिए उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने के खर्च में कमी आई है, जाहिर सी बात है। पहले आप लोग क्या करते थे कि मैसेज भेजते थे तो 1 रुपए में या 1.5 रुपए में एक मैसेज जाता था। आज के टाइम पे जब इतनी सारी सैटेलाइट्स है और इंटरनेट इतना सस्ता है, ठीक है, तो आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कितने रुपए खर्च होते हैं आपके? 1 भी रुपए नहीं, कुछ केबी खर्च होता है, 1 केबी या उससे भी कम क्या पता खर्च होता हो, ठीक है। तो आज के टाइम पे मैसेज करना बहुत सस्ता हो गया है उपग्रह के कारण ही। उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा रेडियो तथा टेलीविजन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट के ही वो एक जरिया है जिससे कि आप रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। जो आप टीवी देखते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं वो सैटेलाइट के ही जरिए आपको चीजें ब्रॉडकास्ट की जाती है, चैनल आपके स्क्रीन पर आता है, टीवी स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद है कि उपग्रह संचार से मौसम की जानकारी भी प्राप्त होती है। हम लोग सैटेलाइट भेज दिए अंतरिक्ष में, अब वो लोग सैटेलाइट क्या करेगा, एकदम चीजें जांचता रहेगा कि भाई कहाँ पे बारिश होने वाली है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे सूखा पड़ेगा। तो हमें मौसम की जानकारी भी देता रहता है। इसलिए आप देखते होंगे मौसम विभाग अलग अलग टाइम पे अपनी चीजें बताता रहता है कि अभी कुछ दिनों में बारिश आने वाली है, ठीक है, कुछ दिनों में सूखा पड़ने वाला है, कुछ दिनों में गर्मी बढ़ेगी। तो ये सारे कैसे बताते हैं मौसम विभाग? सैटेलाइट के थ्रू, उपग्रह के थ्रू। उसके बाद है कि उपग्रह संचार प्रणाली जो है द्वारा पृथ्वी के खनिजों को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज है ना उनको भी खोजा जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा सैनिक और असैनिक कार्यों में सहायता मिलती है। वह सैटेलाइट ही वो जरिया है जिससे कि आप गूगल मैप यूज कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली जा पाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट ही वो जरिया है जिससे कि जो सैनिक होते हैं उनको मैप वगैरह देखने में बहुत आसानी होती है, अपना मिसाइल वगैरह फायर करने में सैनिकों को बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम लिखना है, किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो संसार का सबसे लंबा जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये जो रेल मार्ग है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जो है विस्तृत है। ये जो है ना रेल मार्ग आपका, ये 9,322 किलोमीटर लंबा है और दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिफाइड है ये रेल मार्ग, ठीक है। एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग इसको माना जाता है। यह एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है और इस रेल मार्ग को दक्षिण एशिया से दक्षिण सॉरी इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और येनिसी नदी से गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप अगर फंसेंगे ना पेपर के अंदर, क्वेश्चन में अटकेंगे तो सिर्फ छोटे क्वेश्चनों में अटकेंगे। इसीलिए जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें छोटे क्वेश्चनों को ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए
और मैं ये बात पहले भी बता रखा हूँ कि जियोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लैंग्वेज आपको टफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पूरी तरह से इतने कम टाइम में तो समझ नहीं सकते। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तब तो वेल एंड गुड है। जो बच्चे कम पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत रटने का भी प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट्टा मार वाली चीज बन जाइए, वो जो साइलेंसर होता है 3 इडियट में वैसा बन जाइए, नहीं। आप थोड़ी सी अगर चीजों को समझ नहीं सकते ना, मेरा तो यही फॉर्मूला था जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, कि मेरा यही फॉर्मूला ये था ना कि भाई अगर मैं चीजों को समझ नहीं सका, ठीक है, तो मैं रट लेता था। नहीं तो मैं ज्यादातर कोशिश करता था कि समझूं। और अगर आपको खुद से समझ नहीं आता तो आप किसी ऐसे को फोन कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में, जो कि आपको अच्छे से समझा दे। क्योंकि अगर कोई आपको समझा रहा है ना, तो कोई चीज बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। बल्कि अगर आप किसी चीज को समझने जाएंगे तो टाइम आपके पास वैसे भी कम है। एक तो ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उस चीज को रट लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें तो आप बना के भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज है। आगे अगर हम लोग आ गए यहाँ पर सेक्शन ई के अंदर, जिसको आप लोग खंड ई भी बोलते हैं, इसमें आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं मैप के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ मैप्स बताते चलता हूँ। ये लोकेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इस तरह से मैप में क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर इनको दर्शाना है। कोई 5 आपको करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैप वाले, 5 आएंगे आपके। तो पहला है, भारत का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि भारत का एक प्रमुख तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश मथुरा, मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगला है कि भारत का एक मुख्य समुद्री पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो अगला है, भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन कौन सा है? तो मुंबई है बच्चों। उसके बाद और आगे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक प्रमुख तांबा अयस्क खान कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड हजारीबाग में स्थित है। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, छठा क्वेश्चन, तो भारत का एक प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र कौन सा है? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैप वाले क्वेश्चंस थे। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एक अलग से मैप वाला आपका वीडियो बना करके दे दूं आपको। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे जियोग्राफी वाले बच्चों, उतना मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ता है। हमारा ये जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 था, ये भी कंप्लीट होता है। और बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नए हैं, और आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा। इसको क्या करना है, आपको प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, तो आपको क्या करना है, ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे सिलेक्ट कर देंगे, जितने भी हमारी जो वीडियो है, जितनी भी हमारी वीडियो है, उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।